नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। हम इंडिया के लोग में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपका अपना स्पेशल बुलेटिन हम इंडिया के लोग। हम इंडिया के लोग में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी लोगों की, बात करेंगे रायबरेली के सियासी तपिश की, बात करेंगे अयोध्या की, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। हम इंडिया के लोग आज आपको दिखाएंगे कि कैसे पीओके आतंक का टेरर सेंटर बनता जा रहा है, कैसे पाकिस्तान और आतंक के आका इस्लाम के नाम पर युवाओं को बहकाकर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए भेज देते हैं। हम इंडिया के लोगों में बात होगी चीन की साजिशों की भी, बात होगी चीन के रोबा आर्मी की भी। हम इंडिया के लोगों में ऐसी हर खबर जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी है, हमारे आपके हक और हकूक से जुड़ी है, तो बस बने रहिए अगले 60 मिनट मेरे साथ। हम लोगों की जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबरें आम लोगों के नजरिए से देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश में माहौल चुनावी है, लिहाजा नेता खुलकर बयानबाजी करने में लगे हैं। यूपी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने जेएनयू को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेएनयू में सेक्स स्कैंडल चलता है। नेताजी यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक यह डाला कि जेएनयू में कम्युनिस्ट और देशद्रोही पाले गए हैं। ठाकुर रघुराज सिंह ने इस तरह का बयान कोई पहली बार नहीं दिया है। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि एक दिन यह हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी बनेगी। जाहिर है मंत्री जी के बयान पर सियासी बवाल तो मचना ही था और मचा भी। ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो जिन्होंने वहाँ पर जो कुछ किया है, आज तक सारे कम्युनिस्ट वाले, देश विरोधी वाले, देश विरोधी वहाँ स्कैंडल चलाते हैं खुल्लम खुल्ला, जो जिसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं, आपका राहुल जाते हैं, वो पादुकोण आई, वो भी गई। तो इसलिए वो देश विरोधी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन इस देश विरोधी ताकतों को हम कुचल देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह एक बार फिर विवादों में हैं। रघुराज सिंह ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जेएनयू में सेक्स स्कैंडल चलता है, जेएनयू में कम्युनिस्ट और देशद्रोही पाले गए हैं। उन्होंने कहा कि देश विरोधी लोग जेएनयू में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इन देश विरोधी ताकतों को कुचल दिया जाएगा। रघुराज सिंह ने इसके अलावा भी कई अन्य आपत्तिजनक बातें कही। ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो जिन्होंने वहाँ पर जो कुछ किया है, आज तक सारे कम्युनिस्ट वाले, देश विरोधी वाले, देश विरोधी वहाँ स्कैंडल चलाते हैं खुल्लम खुल्ला, जो जिसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं, आपका राहुल जाते हैं, वो पादुकोण आई, वो भी गई। तो इसलिए वो देश विरोधी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन इस देश विरोधी ताकतों को हम कुचल देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। रघुराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों के लिए उर्दू अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। हिंदू छात्र हिंदी जानते हैं, हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए। साथ ही आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार एएमयू को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बनाना चाहती थी, यह हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी बनेगी।
कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वक्त आएगा, ठीक होगा, सब अच्छा होगा। ये हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी रहेगी, अलीगढ़ की रहेगी, हरिगढ़ की रहेगी। यह पहला मौका नहीं है जब रघुराज सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। कुछ दिनों पहले मदरसे को लेकर विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि भगवान ने अगर मौका दिया तो देश में चल रहे सारे मदरसों को वो बंद करा देंगे। रघुराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मदरसों के अंदर आतंकवादियों के अड्डे हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकी सोच पनपती है। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाए। रघुराज सिंह अकेले मंत्री नहीं है जो इस तरह के बयान देकर चर्चा में आए हों। कुछ दिनों पहले जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुस्लिम तो पहले से ही बच्चे पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है। उनका काम ही सिर्फ खाना पीना और बच्चे पैदा करना है। बच्चों को शिक्षित करना, बेहतर परवरिश करना उनकी सोच नहीं है। बच्चे पैदा तो पहले से ही वो कर रहे हैं, उनको रोक कौन रहा है। उनका खाना पीना और उसके बाद बच्चे पैदा करना, उनकी सोच नहीं है कि हमारे बच्चे की अच्छी जगह पढ़े, उनकी सोच नहीं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, उनकी सोच नहीं है कि हमारी बच्चियां बेहतर किसी जगह पे। मगर योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें आई हैं, उन्होंने बिना भेदभाव के सब बच्चियों को पढ़ाने का काम किया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया, फ्री उन्हें कोचिंग देने का जो काम किया है कि बच्चे कहीं पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी करे, अच्छी अपनी तरक्की करे, देश में। जाहिर है विधानसभा चुनाव से पहले बयानों के जरिए नेता माहौल बनाने में जुटे हैं। अगर तीर चल गया तो हिट, नहीं तो राजनेताओं को अपने बयानों से पलटने में भला कितनी देर लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं रघुराज सिंह के बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। एसपी ने जहां इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की शिक्षा विरोधी सोच कहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में इस तरीके का बयान दरअसल भाजपा और आरएसएस की शिक्षा विरोधी सोच को दर्शाता है। जो विश्वविद्यालय विश्व के टॉप 10 रैंक में आता है, जहां की शिक्षा व्यवस्था देश के लिए एक अप्रतिम उदाहरण है, जहां से निकले नेता भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी हैं, तो उनको इस तरीके की बात करने से पहले निर्मला सीतारमण जी से सवाल करना चाहिए, जो जेएनयू की छात्रा रही। और सिर्फ यहां नहीं, शिक्षा पर इस तरीके का विरोध करना इसलिए कि कोई लेना देना नहीं, वो इस तरीके की एक गोबर फैक्ट्री तैयार करना चाहते हैं जिन लोगों में न जो सोच हो, न कोई चिंतन हो। इसी तरीके की वो एक अंधभक्तों की फौज तैयार करना चाहते हैं, इसलिए उनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से नफरत है। ऐसे मंत्री के घटिया बयान निंदनीय ही नहीं, पूरे देश के छात्रों और उनकी शिक्षा के ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणी है। शायद वो भूल गए मंत्री जी, उन्हें अपने कैबिनेट के पूर्व राज्य गृह मंत्री चिन्मयानंद के आश्रम को अगर ऐसी तुलना दी जाती तो बेहतर होता। वहाँ बाकायदा मॉलिश होती है, वीडियोस रिलीज होते हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो भी स्कूल की पढ़ी हुई हैं। कम से कम थोड़ी सी तो शर्म बाकी रखनी चाहिए कि हमारी भी पार्टी के तमाम नेता उस स्कूल के, यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे नेताओं का और दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे राजनीतिक दल का जो इस देश में है। उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर आयकर विभाग ने छापा मारा।
और इसे संयोग कहें या कुछ और। जिस शख्स के घर पर कानपुर में आज रेड पड़ी वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर आयकर की टीम ने छापा मारा, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई। एक तरफ अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल खड़े कर रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी एसपी को लगातार घेरने में जुटी है। अब सवाल है कि यूपी में काले धन के और कितने राजदार हैं, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर, दफ्तर समेत 50 ठिकानों पर छापा पड़ा है। पुष्पराज जैन का मुंबई में रियल एस्टेट का कारोबार भी है, जिसके चलते उनके यूपी के साथ साथ मुंबई स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। आयकर विभाग को करीब 100 करोड़ रुपए के बोगस शेयर का पता चला है। हवाला ट्रेडिंग का भी शक है और छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एक तरफ आयकर विभाग की छापेमारी जारी है तो दूसरी तरफ छापेमारी पर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी इस छापेमारी से नाराज दिख रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। जनता पार्टी समाजवादी लोगों को बदनाम करना चाहती है। जब पीयूष जैन पर छापा मरा और जब सच्चाई सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी खुद बदनाम हो गई। अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके उन्होंने पुष्पराज जैन पर, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर और बड़े कारोबारी हैं, उनको करने का, छापा मारने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छापा नहीं, इत्र को बदनाम कर रहे हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा तो गृह मंत्री अमित शाह ने रैली से हुंकार भरी। सपा पर वार करते हुए एक बार फिर सवाल पूछा कि ये 250 करोड़ किसके हैं? बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। आज जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है। आप तो देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार का केंद्र है। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी, अपराधी, माफियागिरी का एक बड़ा सेंटर बनकर के उभरना चाहती है। समाजवादी पार्टी को यह पता चल जाना चाहिए कि अब न तो गुंडागर्दी रहेगी, न अपराध और माफियागिरी रहेगी और न इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए कोई देश में स्थान है। छापे पर छापे पड़ रहे हैं, लेकिन छापे में मिल रहा धन किसका है, इसका जवाब अब तक नदारद है। देश में काले धन के कितने और राजदार छिपे बैठे हैं, इसका जवाब अब तक नदारद है। हालांकि चुनाव से ऐन पहले इस तरह की कार्रवाई पर सियासत होना भी कोई नया शगल नहीं है। लिहाजा यूपी में बीजेपी और एसपी में टॉक वॉर शुरू हो गया है। छापेमारी के बहाने पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है और ये सब किस लिए हो रहा है ये तो पब्लिक जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के इत्र की दुर्गंध पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई है। आज जब छापेमारी चल रही है तो उनके पेट में उबाल हो रहा है। अमित शाह ने अयोध्या में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पुनर्निर्माण कराया। इससे पहले औरंगजेब के जमाने में जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाता वो मन महसूस कर वापस लौट आता था। इससे पहले अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया।
आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कांग्रेस के गढ़ रायबरेली पहुंचे और जिले को कई परियोजनाओं की सौगात भी दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, राज्य में विकास कार्यों के लिए पैसा पहले भी था, लेकिन वो पैसा सत्ताधारी नेताओं की जेबों को भरने में लग जाता था। अब वो पैसा लोगों की दीवारों को तोड़कर निकाला जा रहा है। सीएम ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति से समाजवादी पार्टी का मतलब पूछा जाएगा तो वो यही बोलेगा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है कोई पेशेवर गुंडा। गाड़ी पर लगा एसपी का झंडा ही अराजकता का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानपुर मेट्रो उद्घाटन के दौरान भी एसपी कार्यकर्ताओं ने दंगा भड़काने की कोशिश की। भाइयों बहनों, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था। आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 2021 में 100 सफल अभियानों में 44 शीर्ष आतंकवादी समेत कुल 182 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल केंद्र शासित प्रदेश में 134 युवा आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए, जिनमें से 72 मारे गए और 22 को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि 2021 में घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई, केवल 34 आतंकवादी घुसपैठ कर पाए। इसके अलावा पंथा चौक पर एक पुलिस बस पर हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकवादी पिछले 24 घंटों में मारे जा चुके हैं। अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में 9 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है, उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। जब मैं टॉप कहता हूं तो A++ कैटेगरी जो तंजीमों को जिला डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं, उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान से आई रजिया बीबी ने आतंकवादियों के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। दरअसल रजिया बीबी की शादी हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी से हुई थी। एनकाउंटर में उसके मारे जाने के बाद रजिया की जिंदगी ही बदल गई। पाकिस्तान युवाओं को इस्लाम के नाम पर कैसे बरगलाता है और किस तरह उनको आतंक की फैक्ट्री में झोंक देता है, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जब वो 4 साल की थी तभी अपने पिताजी के साथ कश्मीर के बांदीपोरा से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद चली गई। 2008 में उनकी शादी हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी से हुई जो 2018 में नॉर्थ कश्मीर में एक एनकाउंटर में मारा गया। पति की मौत के बाद रजिया बीबी को 30,000 पाकिस्तानी रुपए दिए गए। करीब 2 साल तक हर महीने 10 से 15,000 रुपए की मदद मिलती रही।
बाद में अचानक उनको मदद बंद कर दी गई। साथ ही पाकिस्तान में किसी ने भी पूछना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उस आतंकी संगठन ने भी नहीं, जिसके गुमराह करने पर उसके पति ने आतंक का रास्ता चुना था। बहुत सारी तकलीफें होती थी। आप यकीन जाने, घर में अगर एक चीज़ लाते थे तो दूसरी खत्म, वो लाते थे तो बिजली का बिल, उसको पे करने के लिए कभी किससे मांगा कभी किससे मांगा, वो खत्म होता था तो गैस का बिल, वो दे देते थे बच्चों की फीस। अब यकीन जाने रातों की नींद नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। इतनी टेंशन होती थी कि बस बच्चे भी भूखे रहते रहे, बिना नाश्ते किए स्कूल जाते रहे, बस भटकते भटकते दिन गुजरते थे, कभी किधर कभी किधर। साल एक तो हम रहे ठीक, एक साल पूरा नहीं हुई किसी चीज़ की टेंशन। उसके बाद हमने बहुत मुश्किल हालात गुजारे। बच्चे हैं तो ये बस बहुत मुश्किल, इनकी उम्र इतनी नहीं थी जितने इन्होंने मुश्किलें देखी हैं, बहुत ज़्यादा। आतंकी पति की मौत के बाद रज़िया बीबी को पाकिस्तान में बर्तन तक धोकर गुजारा करना पड़ा। खाना मांगकर बच्चों का पेट भरना पड़ा, यहाँ तक कि कई बार बच्चों को भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ा। रज़िया बीबी का कहना है कि बहुत सारी तकलीफें होती थी। जब सब तरफ से मदद मिलनी बंद हो गई तो थक हार कर रज़िया बीबी ने भारत लौटने का फैसला किया। उनका क्या है, वो तो एक रास्ते पे हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं रुलने के लिए बच्चे और बीवी। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। किसी का जवान भाई, बेटा, शौहर किसी के गलत मंसूबों के आगे आके यूँ अपने घर में बर्बाद करे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि और किसी के साथ हो। इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, किसी को मार कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ जहाद यही है कि अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ में, मेरे नज़दीक जहाद ये है। मैं भी एक माँ हूँ, बहन हूँ, बीवी हूँ, तो मैं अपने जैसे सब ख़वातीन से मतलब सबसे यही गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें, ताकि मेरी तरह और किसी की ज़िंदगी ना तबाह हो। रज़िया है कि पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चलती है। पीओके पाकिस्तान का टेरर सेंटर बन गया है। उन्होंने कहा कश्मीरी नौजवानों को बहला फुसला कर पीओके ले जाया जाता है और फिर इस्लाम के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करके कश्मीर में घुसपैठ कराई जाती है। वो वहाँ अपनों का ख्याल नहीं रखते तो यहाँ से जाने वालों का क्या रखेंगे। और हमारे लिए जो एक मिलिटेंट था, आप उसकी बीवी हैं, आप यहाँ आए हैं, आपके साथ कैसा व्यवहार? बहुत अच्छा ख्याल रखा है मेरा, मेरे बच्चों का बहुत ज्यादा। मेरा सपोर्ट तो इंशाल्लाह इधर ही होगा, क्योंकि जहाँ मेरे बच्चों को सुकून मिला है। तो पाकिस्तान में जो है सब नाम का ही है कुछ भी नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। वहाँ की इंसानियत मेरे लिहाज में तो नहीं है। यही कहूँगी कि वहाँ की जो तंजीम है वो यहाँ कश्मीर के जो नौजवान हैं अपने इस्लाम का मतलब गलत इस्तेमाल करके, तो इनका भी गलत इस्तेमाल करते हैं नौजवान, सारी जिंदगी इनकी बर्बाद कर देते हैं। कुछ तो जवानी चाहते हैं बेचारे, जवानी भरी जवानी में कुछ शादी करके खुद को भी बर्बाद करते हैं और बच्चों को भी। भारत लौटने के बाद रज़िया बीबी को न सिर्फ पुराना परिवार मिला, बल्कि जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों से भी पूरा सपोर्ट मिला। पाकिस्तान में आतंक के गढ़ से लौटी रज़िया कहती हैं कि उनकी जैसी बहुत सारी औरतें हैं जिनकी पाकिस्तान ने जिंदगी बर्बाद कर दी। वहां के आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर के कई युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। इसलिए रज़िया सबसे अब यही अपील कर रही हैं कि कोई भी आतंकवादी ना बने। पाकिस्तान भले ही कश्मीर को लेकर पाक साफ होने का दावा करे, लेकिन रज़िया बीबी ने अपनी कहानी के जरिए पाक की पोल पट्टी खोल ही दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जो नव वर्ष की पूर्व संध्या पर भी यहाँ पर हमारी सीमाओं का सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, सर आपका नाम? मेरा नाम एएसआई दयाराम सिंह। दयाराम जी, आप मुझे ये बताएं कि
भारत की सीमा कहाँ तक है और पाकिस्तान कहाँ से शुरू हो रहा है? ये सीमा यहाँ से 100 मीटर आगे जो ये सफ़ेद रंग का दिख रहा है पिलर, यहाँ से वो पाकिस्तान है, ये अपना इंडिया है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाए कि पाकिस्तान कितनी दूर है। अब आप बताएं कि यहाँ से 100 मीटर दूर पर ये जो सफ़ेद पिलर दिख रहा है, हाँ जी, ये जो घास है वो पाकिस्तान में है और ये प्लेन इलाका है बिल्कुल इतना सा। हाँ इतना सा सर, ये अपना इंडिया का है ये। तो आपको नव वर्ष की इस पूर्व संध्या पर क्या पूरा देश जश्न मना रहा है। दरअसल नए साल का आगाज होने को है और पुराना साल बीतने को है। हम और आप अपने परिवारों के साथ घर में जश्न मनाते हैं, लेकिन परिवार से दूर हमारे बीएसएफ के जवान किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए। बीएसएफ जवान यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर बीएसएफ जवान जो हैं वो एक दूसरे के साथ नाच गा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। हम और आप अपने घरों में न्यू ईयर का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमारे जो वीर जवान हैं वो सरहद पर इस तरीके से जश्न मना रहे हैं। तो एक और जहां पूरे हिंदुस्तान में हाड़ खपा देने वाली ठंड पड़ रही है, वहीं सीमा पर तैनात हमारे जवान पूरी मुस्तैदी से अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। न्यूज इंडिया की टीम कश्मीर में सीमा पर तैनात जवानों के बीच पहुंची और उनके साथ नए साल के स्वागत का जश्न मनाया। देखिए न्यूज इंडिया की यह खास पेशकश। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी गर्मी में तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे की जाती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर आकर देख लेना। ठिठुरती सर्दी में मुल्क की हिफाजत कैसे होती है, सरहदों पर आकर देख लेना, क्या खूब कहा है। और ये जज्बा पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये एक जुनून है जो सिर्फ हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों में ही देखने को मिलता है। जी, इस समय हम सीमा सुरक्षा बल के साथ ही भारत पाकिस्तान की सीमा पर नव वर्ष की पूर्व संध्या पर एकत्रित हुए हैं, ये बताने के लिए कि सर्दी में, गर्मी में किस तरह जब पूरा देश खुशियां मना रहा है और वो उनके पीछे वजहें क्या हैं, ये बताना चाह रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल, हमें गर्व है कि हम आज की शाम सीमा सुरक्षा बल जो विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, हमें उनके साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। इस समय हम भारत पाकिस्तान सीमा पर खड़े हैं। अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो मैं शायद इसको थोड़ा हिला के बताऊं कि ये जो दिख रही हैं ये क्षेत्र, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। आप अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ से लगभग 100-150 मीटर्स की दूरी पर ही है। यहाँ पर मेरे साथ सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं जो नव वर्ष की पूर्व संध्या पर भी यहाँ पर हमारी सीमाओं का सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, सर आपका नाम? मेरा नाम ASI दयाराम सिंह। दयाराम जी, आप मुझे ये बताएं कि भारत की सीमा कहाँ तक है और पाकिस्तान कहाँ से शुरू हो रहा है? ये सीमा यहाँ से 100 मीटर आगे जो ये सफ़ेद रंग का दिख रहा है पिलर, यहाँ से वो पाकिस्तान है, ये अपना इंडिया है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाए कि पाकिस्तान कितनी दूर है। अब आप बताएं कि यहाँ से 100 मीटर दूर पर ये जो सफ़ेद पिलर दिख रहा है, हाँ जी, ये जो घास है वो पाकिस्तान में है और ये प्लेन इलाका है, बिल्कुल इतना सा। हाँ इतना सा सर, ये अपना इंडिया का है ये। तो आपको नव वर्ष की इस पूर्व संध्या पर क्या प्रतीत हो रहा है कि आपको सेलिब्रेशंस आपकी किस तरह की होती हैं? सेलिब्रेशन ये है कि सर हमारी देश की पब्लिक जो है, जनता है, वो सुख चैन से रहे, नव वर्ष की खुशियाँ मनाए, उसके लिए हम यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं सर। तो आपने सुना किस तरह ये कह रहे हैं कि हमें अपनी देश की सुरक्षा की चिंता है। यहाँ पर नाइट विजन डिवाइसेस भी लगे हुए हैं कि यहाँ से किसी भी तरह की अप्रिय घटना या कोई इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास करता है तो किस तरह वो इन कैमरोज में डिटेक्ट किया जाता है। तो ये आप मेरे सामने ये 4 स्क्रीन्स देख रहे हैं, ये कैमरा CCTV कैमराज लगे हैं, आप कह लीजिए नाइट विजन डिवाइसेस है। यहाँ पर किसी भी तरह की अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करता है तो
उससे इन कैमरोज में डिटेक्ट किए जाते हैं। जो हमारे सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो इनको किस तरह नज़र गड़ाए देखते रहते हैं कि कोई वहाँ पर किसी भी तरह की घुसपैठ का प्रयास तो नहीं कर रहा। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ सर, आप इन डिवाइसेस को, सीसीटीवी कैमरास को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। जबकि आज न्यू ईयर थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरह का कार्य को अंजाम देना चाह रहे हैं, किस तरह के रेजोल्यूशन लेना जा रहे हैं नव वर्ष पर? सर सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की संध्या पे मैं अपने देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और हमें जब हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि हमारे वजह से हमारे जो साथी भाई हैं, हमारे देश के जो जवान, देश की जितनी भी जनता है हमारे वजह से अच्छे से सो रही है। हम उन्हीं की वजह से यहाँ पे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं और हमें ऐसा मौका मिला है। हम इससे बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं अपने देश को। पहले ज़माना होता था कि ये फेंसिंग नहीं होती थी, कैमराज नहीं होते थे, तब आप इनका अनुमान लगा सकते हैं कि किस कठिन परिस्थितियों में भी ये लोग हमारी सीमाओं की रक्षा करते थे। आज नाइट विजन डिवाइसेस है, लेकिन एक गलती होते ही किस तरह के अंजाम को हम भुगत सकते हैं, इसके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। और इसीलिए ये नज़रें गड़ाए बैठे हैं जो कैमरास हैं, उस तरह की कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, जिसके लिए ये हमेशा चौकन्ने रहते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार फिर अपने कैमरामैन को कहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ कैमरा पैन करके दिखाए। यहीं से भी दिख सकता है ये गन लगी हैं, यहाँ पर यही लोग तैनात रहते हैं। ये बिल्कुल जो आगे आप थोड़े से 100 मीटर के डिस्टेंस ही होगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान 100 मीटर की दूरी पर है और किस फॉरवर्ड पोस्ट से ये हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं इस कड़कती सर्दी में भी। सीमा सुरक्षा बल के साथ हम भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और हम एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जा रहे हैं। चूँकि रास्ता लंबा है और हमारी सुरक्षा के लिए हम इस बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहे हैं, जिसमें आप देख भी रहे हैं कि हमारे साथ सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर इनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? सर आपका नाम? कांस्टेबल गुना है। आप यहाँ इस नव वर्ष की पूर्व संध्या पर क्या अपेक्षाएं करते हैं कि आप किस तरह की अनुभूति है आप में? हमारा अनुभूति सर ये हमारे देश के लिए सुरक्षित कर रहा है और हम जो अगले साल के लिए सबके देशवासियों को सुरक्षित दे रहा है। आपका सीमा सुरक्षा बल का है जीवन पर्यंत कर्तव्य, किस तरह आप इसको निभाते हैं, किस तरह के चैलेंजेस देखने पड़ते हैं? सर आप तो देख रहा है पूरा चैलेंज है, पूरा रात भर दिन भर हम कर रहा है देश के सुरक्षा के लिए। तो हम एक दूसरे को मतलब ये बहुत लंबा बॉर्डर है। जितनी लंबा ये बॉर्डर है उतनी ही कठिन इनकी चैलेंजेस हैं, इनके कर्तव्य हैं, इनकी ड्यूटीज़ हैं। किस तरह देखिए इस कड़कती सर्दी में जहाँ तापमान लगभग 0 के बराबर है, गाड़ी में ओपन बैठकर पूरी सरहदों का मुआयना करना ये आसान काम नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, ये जज्बा के लिए एक जुनून चाहिए जो सीमा सुरक्षा बल के जवानों को है और इनका ये जो जीवन पर्यंत कर्तव्य है, ये इनका एक मोटिव है जिसके चलते हुए ये उसी पर ही खरे उतर भी रहे हैं। अब हम सीमा सुरक्षा बल के साथ एक दूसरी पोस्ट पर जा रहे हैं। वहाँ भी जो हमारे जवान, हमारे सीमा के प्रहरी, उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं देने। लेकिन जिस कठिन परिस्थितियों में हाथ इस समय हमारे बिल्कुल ठिठुर चुके हैं, 0 के लगभग तापमान है, फिर भी इनका जो कर्तव्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, उस पर ये पूरी तरह से अमल करते हुए, हमारी सीमाओं की प्रहरी करते हुए, हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें अगर हमारे जो लोग हैं, हमारे अपने हैं, जो देशवासी हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से ही आज सुख चैन की नींद सो रहे हैं या नव वर्ष मना रहे हैं। लेकिन ये हमारी सीमाओं पर इसी तरह चौकसी करते रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं मेरे इस तरफ बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा है, इसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है और लगभग 100 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है यहाँ से पाकिस्तान का।
तो आप अनुमान लगा लें कि जिस तरह से हम चल रहे हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में ये लोग यहाँ पहरा देते हैं, शून्य से भी कम तापमान में। जिस तरह हम आज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर यहाँ सीमा सुरक्षा बल के साथ सुरक्षित घूम रहे हैं, वो इन्हीं के कारण पॉसिबल था और इन्हीं की वजह से ही हम आपको दिखा सके हैं कि किन कठिन परिस्थितियों में भी हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ एक पोस्ट से दूसरी तरफ का सफर तय कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर इनके मनोबल किस तरह के हैं। ये कन्ने फॉरवर्ड पोस्ट है, यहाँ से भी बिल्कुल पाकिस्तान दिखाई देगा। मैं वहाँ चल के आपको दिखाना चाहता हूँ कि अंदर की स्थितियाँ क्या हैं। प्लीज़ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे साथ बिल्कुल आएँ। हैप्पी न्यू ईयर सर। कैसे हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांस्टेबल हरप्रीत सिंह है। हरप्रीत जी, आपकी यहाँ क्या ड्यूटी रहती है? जी हमारे को यही देश है, पीछे से हमारे अफसर का भी कोई सरहद पार करेगा, एक गोली एक दुश्मन जो भी सरहद पारेगा उसको उधर ही ढेर कर दो, शमशान घाट पहुंचा दो। तो आपको यहाँ से दुश्मन दिखाई देते हैं घुसपैठ करते हुए? हाँ जी, पूरी लाइटें चल रही है, हमारे को पूरा दिखाई दे रहा है कोई भी सरहद पार करेगा। हरप्रीत जी, आपने बताया कि बड़ा गहरा कोहरा भी रहता है, धुंध रहती है, उस समय आप किस तरह अपने दुश्मनों पर नजर रखते हैं जब बहुत गहरा कोहरा रहता है? उस टाइम हमारे कम दिखाई देता है, हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट है भी हम उनसे भी देख सकते हैं कोई भी आप हमारे बॉर्डर क्रॉस करें। और अगर कोई दिख जाए तो फिर उसको सीधा गोली का ऑर्डर हमारे पीछे से सब लोग होंगे तरफ से। तो ये हमारा जज्बा है सीमा सुरक्षा बल के जवानों का कि कोई भी अप्रिय चीज दिखी और एक गोली एक दुश्मन। फॉरवर्ड पोस्ट का एक दूसरा हिस्सा भी है जहां पर डॉग पेट्रोलिंग भी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। यहाँ ये देखिए, यहाँ भी हमारे प्रहरी हैं। यहाँ किस तरह, ये देखिए, ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी स्पेशली फॉग के दिनों में जहाँ एक मनुष्य की दृष्टि काम नहीं करती, वहाँ ये जानवर अपनी दृष्टि से अनुमान लगा लेते हैं, पता कर लेते हैं और ये किसी न किसी तरह संकेत दे देते हैं कि कुछ न कुछ हमारे क्षेत्र में घुसपैठ होने जा रही है, जिसके लिए हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र दुबे, कांस्टेबल रविंद्र दुबे। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। आप क्या मैसेज देंगे इस नव वर्ष पर हमारी देश की जनता को? सर, हमारी नई साल पे हम पूरे देश को शुभकामनाएं देते हैं कि हम उनके लिए इस देश पे तैनात होकर हम देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें गर्व की बात है, हमारे देश के लिए हम रक्षा कर रहे हैं। आप लोगों को चाहेंगे कि वो भी बीएसएफ ज्वाइन करें युवाओं? बिल्कुल बिल्कुल सर, जिसके अंदर हौसला है उसको आगे बढ़ के हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारी नई साल की तरफ से शुभकामना। तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो जिसके अंदर हौसला है, मतलब जुनून, जीवन पर्यंत अपना कर्तव्य निभाने का, वही देश के प्रहरी बन सकते हैं। अब हम आपको सीमा सुरक्षा बल की वो गाड़ी बताने जा रहे हैं जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है घने कोहरे में किस तरह एक डॉग पेट्रोलिंग के साथ यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है। हालांकि मैं इस गाड़ी को आप अगर आप दूर से ही देखेंगे तो येलो लाइट्स हैं, ये रिवॉल्व करती हैं पूरी फेंस की तरफ, ये देखती हैं कि घने कोहरे में किस तरह चारों तरफ नज़र रखी जाए ताकि घने कोहरे का फ़ायदा उठाकर कोई घुसपैठिया हमारी सीमाओं में प्रवेश न कर सके। और साथ में देखिए वहाँ पर एक डॉग भी है जो सीमा सुरक्षा बल के है, ये पेट्रोलिंग करता है। ये किसी भी अपरिचित वस्तु को देखते ही ये भौंकना शुरू कर देता है या किसी न किसी माध्यम से ये संदेश जरूर भेजता है। मैं इनसे पूछना भी चाहूँगा इस गाड़ी का उद्देश्य क्या था और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। प्रणाम सर, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर। इस गाड़ी का निर्माण किन उद्देश्यों से किया गया था? देखिए, बीएसएफ आजकल केवल ग्राउंड के साथ साथ एरियल और अंडरग्राउंड चैलेंजेस को भी फेस कर रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन किया है गाड़ी को कि केवल ग्राउंड पर नहीं और फ्रंट में नहीं, कि डेप्थ एरिया में भी हम लोग अच्छे से अपने चैलेंजेस को डोमिनेट कर सकें। इस गाड़ी का बेसिकली जो पर्पस रहा है वो डेप्थ एरिया में अपनी डोमिनेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। जो भी आजकल चैलेंजेस हैं, अगर एरियल एक्टिविटी होती है
तो वो फ्रंट से पीछे की तरफ निकल रही है। उसी के साथ में जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं वो भी फ्रंटल साइड से फेंसिंग से पीछे निकलती है। तो हमारा डोमिनेशन इस गाड़ी से जब पीछे की तरफ रहता है तो कोई भी जो भी इसके में पीछे लगा होता है वो सतर्क हो जाता है। उसके साथ में हम लोगों ने इसमें हाई बीम मॉडिफिकेशंस की हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने इसमें हाई बीम लाइट्स दी हैं, क्योंकि जम्मू एरिया में सबसे ज़्यादा फॉगी एरिया माना जाता है और इस टाइम पर विजिबिलिटी सबसे कम रहती है। तो ये हाई बीम लाइट्स जो हैं वो हमारे को जो भी एरिया होता है, खेती का एरिया, नाला, कल्वर्ट्स, जो भी सेंसिटिव पैचेस होते हैं उसमें हम लोग इफेक्टिवली डोमिनेट कर सकते हैं। उससे एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड के डॉग को भी इसमें ट्रेन कर रखा है। ये एक माउंटेड प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, इस पर लगा हुआ है जिस पर डॉग बैठा है और जिस भी तरह से जब भी फॉगी एरिया अगर ज़्यादा हो जाता है, फॉग ज़्यादा होती है जिसमें कि मनुष्य की जो आईसाइट है और हियरिंग पावर है वो हल्की पड़ती है, उसमें हमारा डॉग जो है वो इफेक्टिवली डोमिनेट करता है। इससे क्या होता है कि जब भी वो बार्क करता है, छोटी से छोटी जो भी मूवमेंट होती है हम उसको अलर्ट हो जाते हैं। जी, सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह सीमा सुरक्षा बल ने इस गाड़ी का निर्माण किया है वो अपने उद्देश्यों पे पूरी तरह से खरी उतरती है, लेकिन अब देखना यह है कि नव वर्ष के इस समय पर क्या ये सिर्फ ड्यूटी ही करते हैं या इनकी कुछ और सिर्फ नव वर्ष की पूर्व संध्या पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देश को, युवाओं को? देखिए, देश बहुत तरक्की कर रहा है, हम लोग एक बड़ी महामारी से अभी अभी उभर कर आए हैं, तो मेरा सभी से यही कहना है कि सरहदों पर हम डटे हैं और वहाँ पर सरकार के साथ और आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बना के एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे भारत और इकोनॉमी और हर एक एस्पेक्ट में ऊपर उठ सके। धन्यवाद। 2021 खत्म होने को है, मात्र कुछ सेकंड रह गए हैं, 30 सेकंड्स रह गए हैं जब ये वर्ष खत्म हो जाएगा और 2022 का आगमन होगा। और ऐसे में इस समय हम भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम सीमा सुरक्षा बल के साथ सरहद पर हैं, उन जवानों के साथ जो नव वर्ष भी अपनी सरहदों पर ही मनाते हैं। आपका नाम क्या है सर? कांस्टेबल दिलीप टोपो। आप ये चाय वगैरह किसके लिए लेकर आए हैं? सर, मैं चाय अपने जो जवान हैं ड्यूटी पे तैनात उनको पिलाने जा रहा हूँ सर, ताकि वे ड्यूटी पे एक्टिव रहें और सीमा पे। कोई नव वर्ष की उनको शुभकामनाएं नहीं दोगे आप? शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ सर कि घर से दूर होते हुए भी वे ड्यूटी पे तैनात हैं सर, तो उनको मैं बहुत बहुत नए साल का। तो मेरे साथ यहाँ और भी कई जवान हैं जिनको शायद ये चाय या बिस्कुट्स वगैरह सर्व करेंगे और यही है इनकी सेलिब्रेशन, एक चाय और बिस्कुट के साथ ही नव वर्ष। तो आप अनुमान लगाइए कि हमारा नव वर्ष किस धूमधाम से बीत रहा है और ये किस तरह आपकी सुरक्षा के लिए इस ठिठुरती हुई सर्दी में भी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, ये देश है वीर जवानों का, मलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो है, इस देश के यारो क्या कहने, ये देश है वीरों का गहना। आप भी कुछ बोल दो, 2 शब्द। सर, मैं कांस्टेबल अमित कुमार हूँ सर, हम बॉर्डर पे सीमा सुरक्षा पे तैनात रहते हैं 24 आवर्स। हम जैसे अपने की दुश्मन को घुसपैठ होने से रोकने के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं और मैं अपने साथियों को नए वर्ष पे हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ सर, चाहता हूँ और उनके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नव वर्ष की। आप इसी तरह अपनी ड्यूटी पे बने रहें, हमारी सरहदें आपके होने से ही सुरक्षित हैं। आप हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सर। आप सबसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि हमारा जो नव वर्ष है पूरी हमें देश के प्रति सचेत रहेगा। हमारी युवाओं को इनसे मैसेज लेना चाहिए कि किस तरह इन लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं, अपने घरों में महफूज हैं, और जो आज हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं वो क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है जो हमारी ठिठुरती हुई सर्दी में भी, मेरे हाथ इस समय बिल्कुल इस तरह सिकुड़ चुके हुए हैं सर्दी से कि मेरे से ये माइक भी पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी अगर मैं इनके जज्बे को देखता हूं तो इनको सलाम करने का मन कर रहा है। आज के नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जहां पूरा हिंदुस्तान नए वर्ष के आने की खुशियों में झूम रहा है,
वहीं सरहद पर एक जवान अपने देश को दिया वादा निभा रहा है, धरती माँ की मोहब्बत का कर्जा चुका रहा है। और अब बात देश को मिले उस महाबली की जिसने दुश्मनों में खलबली मचा दिए। साल 2021 हिंदुस्तान की सेनाओं के लिए काफी खास रहा। इस साल फ्रांस से भारत को 18 राफेल विमान मिले। हिंदुस्तान के पास कुल 26 राफेल हो गए हैं। भारत और फ्रांस में कुल 36 राफेल की डील हुई है। बताया जा रहा है कि 2022 में राफेल की पूरी खेप हिंदुस्तान को मिल जाएगी। 2022 में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों से पहले 1000 बार सोचेंगे चीन और पाकिस्तान के हुक्मरान। आसमान का शाहकार जो पलक झपकते ही दुश्मनों को खाक कर देता है। वो जब आसमान में परवाज करता है तो दुश्मनों की सांसें उखड़ने लगती हैं। आसमान में उसकी गर्जना से चीन और पाकिस्तान की घिघी बन जाती है। राफेल फ्रांस का वो आसमानी योद्धा जो कई ऑपरेशन में अपना दम दिखा चुका है, दुश्मनों को मिट्टी में मिला चुका है। वही राफेल हिंदुस्तान के एयरफोर्स की भी शान बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान ने फ्रांस के साथ 36 राफेल की डील की, जिसमें से भारत को 26 राफेल मिल चुके हैं। हिंदुस्तान को राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को पहुंची और दूसरी खेप 2022 में पहुंची। लेकिन साल 2021 में फ्रांस ने हिंदुस्तान को राफेल की डिलीवरी में तेजी दिखाई। साल 2020 में भारत को कुल 8 राफेल मिले। वहीं 2021 में हिंदुस्तान को कुल 18 राफेल मिल चुके हैं। इस वक्त हिंदुस्तान के पास कुल 26 राफेल लड़ाकू विमान हैं। बताया जा रहा है बाकी बचे 10 लड़ाकू विमान हिंदुस्तान को 2022 में मिल जाएंगे, जिसके बाद हिंदुस्तान के पास राफेल की 2 स्क्वाड्रन हो जाएंगी, जिससे दुश्मन देशों को सेना करारा जवाब देने में एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। फ्रांस से जो 26 राफेल मिले वो पश्चिमी क्षेत्र में अंबाला और पूर्वी क्षेत्र में हाशिमारा में ऑपरेशनल है। राफेल का दम उस वक्त भी दिखा था जब पैंगोंग में चीनी सेना को हिंद के बहादुरों ने करारा जवाब दिया था और तिलमिलाए चीन ने लद्दाख के पास अपने इलाके में युद्धाभ्यास किया। साथ ही अभ्यास के दौरान चीनी तोपों ने जहां गोले बरसाए, वहीं जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी परीक्षण किया था। राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। ये अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकते हैं। राफेल की लंबाई 15.3 मीटर और ऊंचाई 5.3 मीटर है। राफेल का विंग स्पेस सिर्फ 10.9 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में परवाज भरने में काफी मदद देता है, क्योंकि विमान छोटा होने से उसकी मैन्यूवरिंग में आसानी होती है। राफेल 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने दुश्मनों को दोज़ख में पहुंचा देता है। साथ ही राफेल अपने साथ 24,500 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी इसे दूसरे विमानों से अलग बनाती है। राफेल के सामने चीन का J-20 स्टील्थ बॉम्बर कहीं नहीं टिकता, तो पाकिस्तान का F-16 राफेल के सामने हर लिहाज से बौना है, क्योंकि आसमान में राफेल की घेराबंदी करने के लिए पाकिस्तान को अपने 2 से 3 F-16 लड़ाकू विमान लगाने पड़ेंगे,
तब जाकर कहीं राफेल को पाकिस्तान काबू कर सकता है। राफेल हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने का मादा रखता है, तो वहीं 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से भी लैस है। राफेल को हवा से जमीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, टीम इंडिया का ऐलान किया गया। दक्षिण अफ्रीका के टूर के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच खेल रही टीम इंडिया, लेकिन अब वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया गया। केएल राहुल कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। उप कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के कंधों पर दी गई है। रोहित शर्मा अनफिट हैं, इसलिए कप्तान केएल राहुल को बनाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।